साथियों नमस्कार। और आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस आर्थिक सर्वेक्षण में 318 पेज हैं। तो 318 पेजों पर लिखी हुई सारी जानकारी इसमें पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ हम केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए तो आर्थिक उत्पादन हम देख सकते हैं यहाँ पर वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ये क्या है, ये है SGDP, ठीक है, यानी कि स्टेट ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट में वर्ष 2021-22 की तुलना में प्रचलित भाव क्या होते हैं, करंट प्राइसेस जो होते हैं, ठीक है। तो करंट प्राइसेस पर 16.43% और स्थिर भाव यानी कि फिक्स प्राइस इन पर 7.06% की वृद्धि रही है। देखो तो ये कह रहे हैं कि आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो फिक्स प्राइस हैं वो किस आधार पर हैं, वो हैं 2011-12 के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राज्य की जो GDP है वो स्थिर भाव पर 7.06% रही है और करंट प्राइस पर 16.43% रही है, ठीक है, 2021-22 के तुलना में 2022-23 के अनुमान के आधार पर, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर वर्ष 2022-23 अग्रिम के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 5.24% और द्वितीयक में 5.42% और तृतीयक में 9.99% की वृद्धि अनुमानित रही है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या है, कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र में जो अनुमानित वृद्धि हुई है वो 5.24%, ठीक है। और उद्योग क्षेत्र की अगर बात करें यानी द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र की कितनी है, 5.42%, ठीक है। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र की अगर बात करें तो सेवा क्षेत्र में जो है वह 9.99 यानी लगभग 10% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। यह अनुमानित वृद्धि दर है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर स्थिर भाव यानी कि 2011-12 के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2021-22 में 61,534 रुपये थी, ठीक है, स्थिर भाव पर, और जो बढ़कर के 2022-23 में रुपये 65,023 हो गई है। तो पुराने वर्ष की तुलना में यानी पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि दर 5.67% की वृद्धि दर्शाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या है, प्रचलित भावों के आधार पर देख लेते हैं। प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2021-22 में देखिए यहाँ पर दे रहे हैं 1,21,594 रुपये से बढ़कर के वर्ष 2022-23 में 1,40,583 हो गई है, जो कि 15.62% की वृद्धि दर्शाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए अब इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं, ये नीचे एक ग्राफ है, इसमें देखते हैं, इसमें पता चलता है। देखिए तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ देख सकते हैं 22-23 की जो बात कर रहे हैं वो उसकी वृद्धि दर देखिए 65,000 है, 65,023, और ये फिक्स प्राइस पर है, ठीक है, स्थिर भावों पर। और जो 1,40,583 है, देखिए यह देख रहे हैं ये प्रचलित भाव पर है, ठीक है, करंट प्राइस। तो ये चीज़ है, ये 2022-23 का आंकड़ा है, ठीक है। चलिए और यहाँ से देख सकते हैं, देखिए 61,534 थी पिछले वर्ष में और ये 65 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार ये 1,21,594 से बढ़ करके 1,40,583 हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आंकड़े कुछ थोड़े बहुत हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें अब हम आगे देखेंगे कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। ठीक है, देखिए तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है कि मध्य प्रदेश देश में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि देश में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है खाद्यान्न के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें हम आगे देख लेंगे, प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में विगत वर्षों में सामान्य वृद्धि देखी गई है। ठीक है, देखिए 21-22 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 12,881 हेक्टेयर है। ठीक है, जो कि गत वर्ष के आधार पर जो 12,515 था, ठीक है, इससे 2.93% अधिक रहा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि कुछ करंट के ही आंकड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, मामला ही यही है। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब यह है कि हमने पिछले बजट में जो प्रस्ताव किए थे, जो अनुमान आगे के लिए लगाए थे, तो वो इस वर्ष तक कितने लेवल तक जाकर के सफल रहे हैं, तो उसी का आंकड़ा विवरण इस आर्थिक सर्वेक्षण में होता है। ठीक है, तो वही सरकार अपना प्रस्तुत करती है। चलिए आगे देखेंगे इसमें हम। देखिए दोस्तों, इसमें अब आगे हम बात करेंगे, देखिए फसल बीमा योजना की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा या बन सकता है कहीं तो, प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में रबी फसल हेतु 45 लाख कृषकों के आवेदन तथा खरीफ वर्ष में 2022 में 96 लाख कृषक आवेदनों की जो बीमा किया गया है। ठीक है, तो इस योजना में क्या है? देखिए इस योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम के अंतर्गत खरीफ 2022 में बीमित कृषकों को फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया गया है। अब देखिए प्रश्न क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना निम्नलिखित में से खरीफ 2022 में प्रारंभ की है? तो हमारा आंसर क्या होगा? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम। ठीक है, ये है, ये हमें समझना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें आगे है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? देखिए इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के किसानों को उनके खेतों की मिट्टी का परीक्षण करके उसके बाद संतुलित उर्वरक के उपयोग हेतु मृदा स्वास्थ्य पत्रक उपलब्ध कराना है, जिससे किसानों को अधिक पैदावार मिल सके। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मॉडल विलेज कार्यक्रम, ठीक है, ये मॉडल विलेज कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अंतर्गत विकास खंडवार यानी कि एक एक ब्लॉक में, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर एक गांव को सिलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, और कृषकों के काश्त योग्य खसरों में मृदा नमूना एकत्र कर, इन मिट्टी का सैंपल लेकर के उसके विश्लेषण के बाद 57,301 लाख कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड 100% वितरित किए गए हैं। ठीक है, 100% इतने जो है लोगों को 100% बांट दिए गए हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल विलेज कार्यक्रम के तहत कौन सा जो है कार्य किया गया, तो हम बता सकते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बात करेंगे। देखिए उद्योग, ऊर्जा एवं परिवहन क्षेत्र, ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र? इसे द्वितीयक कहते हैं। ठीक है, इसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। देखिए लिखा है द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर में वर्ष 2021-22 में जो है उससे बढ़कर 2022-23 के आंकड़ों में देख रहे हैं तो 5.42% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के लिए क्या बताया था मैंने कि 5.24% था। द्वितीयक के लिए क्या है आंकड़ा? 5.42%। और तृतीयक के लिए क्या आंकड़ा है? 9.99। ठीक है, तो ये आंकड़े याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट यही है। देखिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। ठीक है,
तो इसके लिए कह रहे हैं जिसे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए औद्योगिकरण नितांत आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की विशेष भूमिका है। वर्ष 2021-22 में कुल 1.87 लाख सूक्ष्म यानी MSME की स्थापना हुई। ठीक है, तथा 15 लाख रोजगार सृजन हुए। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर खनिज। ठीक है, देखिए खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। ठीक है, प्रदेश का कोयला के सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि कोयला के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है चौथा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है, तो ये याद रखना है। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर हम जान लेंगे कि जनगणना से प्रश्न हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए पिक कर सकते हैं कि जनगणना 2011 में देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रमशः 73 और 69.3% है। यानी देश की साक्षरता कितनी है, 73% है। ठीक है, और प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 69.3%। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ से उठाई जा सकती है। अब देखिए आगे हम देख रहे हैं गांव की बेटी। ठीक है, देखिए राज्य शासन ने गांव की बेटी योजना के माध्यम से ग्रामीण लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनाई हैं। योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 23.27 हजार छात्राओं को लाभान्वित कर राशि यानी रुपये 1163 लाख रुपए का खर्चा किया है। ठीक है, गांव की बेटी योजना पे। ठीक है, तो गांव की बेटी योजना के तहत जो है बच्चों को या लड़कियों को जो है क्या है हायर एजुकेशन के संबंध में योजना बनाई गई है और इस पर 1163 लाख रुपए का खर्चा सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे CM राइज योजना। अब देखिए इसमें क्या है, CM राइज योजना की बात करें तो इस योजना के प्रथम चरण में विभाग के 274 स्कूलों को CM राइज स्कूल के रूप में संचालन प्रारंभ किया गया है, जिसमें से 66 स्कूलों में KG कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें CM राइज स्कूलों में अधोसंरचना विस्तार के तहत वर्तमान तक 232 स्कूलों की कॉन्सेप्ट डिज़ाइन फाइनल की जा चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा हैं कि CM राइज योजना के अंतर्गत कितने स्कूल के कॉन्सेप्ट डिज़ाइन फाइनल किए जा चुके हैं। तो ये जो है 232 स्कूल हैं। ठीक है, और 274 स्कूल जो पहले से चल रहे थे उन्हीं को वो इस तरह से डिज़ाइन कर दिया गया है, उनमें सुविधाएं कर दी गई हैं कि वे CM राइज योजना के अंतर्गत सभी मानकों को पूरा कर पा रहे हैं। और उसमें जो है क्या है KG जो है 66 स्कूलों में KG क्लास शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत अगर बात करें तो नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, ठीक है NAS कहते हैं इसको। ठीक है, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस राज्य में आपातकालीन सेवाओं के प्रबंध हेतु दीनदयाल 108 एम्बुलेंस वाहन संचालित किए गए हैं। ठीक है, 108। ठीक है, वर्तमान में 1050 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस संचालित हैं। वर्ष 2022-23 में माह नवंबर तक कुल 8.33 लाख मरीजों को इस सेवा का लाभ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे है महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर, ठीक है देखिए 64.6 प्रति हज़ार से घटकर 49.2 प्रति हज़ार हुई है। ठीक है, वहीं कम वजन के बच्चों का दर 48% से 43% तक और गंभीर कुपोषण की दर 9.2% से घटकर 6.5% हो गई है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो मृत्यु दर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो मृत्यु दर है वो घट गया है। इसके अलावा
कम वजन के बच्चों का परसेंटेज मतलब दर परसेंटेज जो है वो मृत्यु दर है वो कम हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें गंभीर कुपोषण की दर से, जैसे कम वजन के बच्चे अगर बात करें तो 48% पहले थे, अब 43% हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5% कम हुआ है। और जो ये गंभीर कुपोषण वाला मामला था इसमें जो है 9.2% से 6% या 6.5% पे आ गया है। ठीक है, तो इसमें भी सुधार हुआ है। तो यहाँ से भी प्रश्न एक बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। अब देखिए साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय। ठीक है, देखिए इससे संबंधित जैसे यहाँ पर योजनाओं के संबंध में बातें हैं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना। ठीक है, और इसके बाद जो है देखिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। ठीक है, नगरीय विकास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन। तो ये सभी योजनाएं जिनके बारे में हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक, इन सभी के क्रियान्वयन संबंधी के कितना कार्य या किस लेवल तक ये पहुंच चुकी हैं, इस बारे में भी बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसमें हम नेक्स्ट। देखिए साथियों, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, देखिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश सरकार को एडीबी, विश्व बैंक, JICA, ठीक है, KFW आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा शहरी विकास, सिंचाई, सार्वजनिक परिवहन जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाह्य सहायता प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ एक टेबल ये दी गई है, तो इसको हम देख सकते हैं। देखिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना, जैसे एशियाई विकास बैंक से कुछ धन प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1189 रुपये करोड़ में। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, KFW जर्मनी का। ठीक है, इसके बाद ये IBRD है। ठीक है, यानी विश्व बैंक कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है, IDA, और जापान का JICA, न्यू डेवलपमेंट चाइना का। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार। तो ये सभी जो है बाह्य सहायता यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन सा है, तो वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये फिगर्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे फिगर्स हैं, कितने हम याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है समझने वाली कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के तहत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई-कुबेर के साथ एकीकरण। देखिए यहाँ ई-कुबेर की बात पूछ सकता है। ठीक है, देखिए तो भारतीय रिजर्व का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ये पूछ सकता है ई-कुबेर क्या है। ठीक है, तो ई-कुबेर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से काम करता है, तो वो चीज़ें यहाँ दी गई हैं। ठीक है, तो इतना खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका नाम पूछ सकता है, जैसे कि सरकार के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली IFMIS। ठीक है, चलिए स्टार्ट कब हुआ, तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि 5 दिसंबर, मतलब ये जो है कब एकीकृत किया गया, 5 दिसंबर 2022 को। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे इसमें नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के 100% डिजिटल ज़िले। ठीक है, देखिए RBI के डाटा के अनुसार ये चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश ने 3 ज़िले बैतूल, इंदौर और विदिशा, ठीक है, जहाँ पर 100% बचत और चालू खाता लेन देन डिजिटल है। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य ज़िला सतना भी 100% डिजिटल ज़िले का दर्जा प्राप्त करने की पंक्ति में है। ठीक है, और वर्तमान में इसने कुल 92% डिजिटल ज़िला का दर्जा हासिल किया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बैतूल हो गया, इंदौर हो गया, विदिशा हो गया, और कौन सा नहीं है, तो वो सतना का बोल देगा कि सतना जो अभी हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी हो जाएगा अभी आने वाले समय तक। तो 3 ज़िले तो ये डिजिटल हो गए हैं। ठीक है, और चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बैतूल है, एक इंदौर है और एक विदिशा है। अब देखिए इसमें आगे है मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने
के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने 3 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, देखिए हमें ये पता होना चाहिए। तो इसमें भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, ठीक है, BBMSY, ठीक है, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना TMAKY और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक, उपरोक्त सभी योजनाएं बैंकों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। 30 दिसंबर 2022 तक GSS की स्थिति जो है आगे एक टेबल बनाई है उसमें दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, देखिए हमने अभी जो योजनाओं की बात की उनमें जो है ये दिखाया गया है विवरण यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ ये है, देखिए नाबार्ड की जो है स्थापना की बात पूछ सकता है। ठीक है, 1995 में नाबार्ड में RIDF की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये है कि ग्रामीण अधोसंरचना विकास के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल के तहत ग्रामीण अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वर्ष 1995 में नाबार्ड में RIDF की स्थापना की गई। ठीक, RIDF की स्थापना राज्यों में अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण जो कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अधूरी थी। ठीक है, तो इस वजह से स्थापना की गई थी। ठीक, यानी कि 1995-96 के बजट में ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि की स्थापना की घोषणा की थी। ठीक, तो नाबार्ड द्वारा उस समय सिंचाई क्षेत्र में चल रही ग्रामीण अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए प्रचलित किया गया था। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आपसे RIDF के बारे में पूछ सकता है कि RIDF का जो है शुभारंभ कब हुआ, तो वो 1995 में, ठीक है, नाबार्ड के अंदर किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने अभी भी बात की थी कृषि खाद्यान्न उत्पादक। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश देश के खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक है। यह देश के खाद्यान्न उत्पादक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश में कृषि का विकास दर उच्च रहा है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल मूल्य वर्धन GBA, ठीक है, ये टर्म है, देखिए सभी लोग एकदम से तो नहीं जान सकते, GBA एक टर्म है, याद रख लीजिए फिलहाल। ठीक है, GBA में प्राथमिक क्षेत्र का यानी कृषि क्षेत्र का योगदान 36.32% है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको याद कर लीजिए। फिलहाल GBA में GBA 36%, ये याद रखना है आपको। ठीक, ठीक है, देखिए दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि यहाँ से हम समझ सकते हैं, देखिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अथक प्रयास किए गए हैं। ठीक, तो इन सभी प्रयासों के कारण, ठीक है, देखिए राज्य में कृषि के विस्तार में सहयोग करने वाले सभी 5 प्रमुख क्षेत्रों सिंचाई, बिजली, सड़कों, वित्त पोषण और खरीद, ठीक है, में नीतिगत पहल किए गए हैं। देखिए तो यहाँ क्या करें, नतीजतन, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार को 2021 में 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए इम्पोर्टेंट यही है, पूछ सकता है कि कृषि कर्मण पुरस्कार है ना, जैसे कितनी बार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले एग्जाम्स में। ठीक है, तो उसमें आंसर 6 बार होता था, अब ये 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि 7वीं बार भी मध्य प्रदेश को ये मिल गया है। एक चीज़ यहाँ पर देख लेंगे, देखिए देश में उद्यानिकी के दृष्टिकोण से संतरा, आम, अमरूद, केला, अनार, आलू, ठीक है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, मतलब मिर्च, हरी मटर और धनिया राज्य की मुख्य बागवानी फसलें हैं। 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में विकास दर 5.24% तथा फसल क्षेत्र में 5.46% रहा है। देखिए फिर से आंकड़े एक बार दोहराते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के आंकड़े क्या क्या थे, देखिए 5.24% था, और द्वितीय क्षेत्र के आंकड़े क्या थे, 5.42% था।
और तृतीयक क्षेत्र के आंकड़े क्या थे, 9.99%। ये 3 आंकड़े याद रखने हैं। अब इसी में ध्यान रखना है 5.24% ये प्राथमिक क्षेत्र का था। अब इसी के साथ फसल क्षेत्र ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो फसल के नहीं 5.46%। थोड़ा सा याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए देखिए, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है। देखिए ये पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, मेंशन कर रहा हूँ मैं, कि मध्य प्रदेश में जलवायु और मिट्टी के प्रकारों की विस्तृत श्रृंखला के कारण उल्लेखनीय कृषि विविधता है, जिसमें 11 फसल पैटर्न और अंतर्निहित जलवायु वाले जलवायु क्षेत्र प्रमुख हैं, ठीक है। अब ये 11 क्षेत्र जो हैं वो देखिए ये दिए गए हैं, ये 11 क्षेत्र ये दिए गए हैं, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर क्या, किमोर पठार और सतपुड़ा हिल्स जोन में धान गेहूँ फसल प्रणाली का पालन किया जाता है। धान गेहूँ कहाँ होता है ज़्यादातर, तो धान गेहूँ किमोर पठार और सतपुड़ा पहाड़ियों में, इस जोन में होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि मध्य नर्मदा घाटी और विंध्य पठार मुख्य रूप से गेहूँ इसमें उगाया जाता है। ग्रिड क्षेत्र बुंदेलखंड और सतपुड़ा पठारी क्षेत्र इसमें जो है गेहूँ ज्वार फसल पैटर्न का पालन करते हैं। लेकिन मालवा पठार, निमाड़ मैदान और झाबुआ पहाड़ियाँ इनमें कपास ज्वार फसल पैटर्न का पालन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये लाइन एक बार फिर से आ गई, कृषि उत्पादन, ठीक है। देखिए जो बार बार चीज़ रिपीट हो रही है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए 22-23 के दौरान फसल क्षेत्र में 5.46% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना है, देख लीजिए एक बार, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों, अगला यहाँ पर पूछा गया है मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो 2023 है उसको मिलेट ईयर घोषित किया है, ठीक है, मिलेट वर्ष। तो मिलेट को क्या है, सुपर फूड के बारे में, सुपर फूड के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, मिलेट जैसे ज्वार बाजरा कोदो कुटकी, ठीक है, आदि कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले होते हैं, ठीक। और इनमें जो है कम पानी की आवश्यकता होती है सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई में कम पानी की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश में ज्वार बाजरा कोदो कुटकी और, ठीक है, जैसे स्थानीय मिलेट की खेती और उत्पादन बढ़ाने की अपार क्षमता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए आगे इसमें दिया गया है कि यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश भारत में कोदो कुटकी के प्रमुख उत्पादों में से एक है, ठीक है। देखिए केंद्र सरकार की पहल और योजनाओं के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार राज्य में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई नवीन पहल कर रही है। सरकार ने कोदो कुटकी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 2020 में एमपी राज्य मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री कोदो कुटकी खेती सहायता योजना, ठीक है, जैसी विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, ठीक। तो ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर का, मंडला जिला कोदो और कुटकी मिलेट के उत्पादन का मुख्य केंद्र है, ठीक है। यहाँ देखिए, जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, ठीक है। देखिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद, ODOP कहते हैं इसको, ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में पहचाना गया है। किसको, मंडला जिला को, ठीक है। मंडला जिला जो है कोदो कुटकी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे जो है प्रमुख दालों का उत्पादन, ये चीज़ और देख लेंगे हम। मध्य प्रदेश भारत में दालों का एक प्रमुख उत्पादक है। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलों में देखिए अरहर, चना, मसूर मतलब लेंटिल और उड़द हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ जो ये दिए गए हैं प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन, ठीक है। देखिए राज्य में प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में सरसों, सोयाबीन और कपास शामिल हैं। मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
कि सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का है? सोयाबीन का। ठीक है, सरसों का उत्पादन पिछले वर्ष 20-21 से 21-22 में 29.38% की उछाल दिखाते हुए 1307,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 1651,000 मीट्रिक टन हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ अब देखिए, ये सरसों के उत्पादन की बात हो रही थी। सोयाबीन का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 33-70,000 मीट्रिक टन से 60% बढ़कर वर्ष 2021-22 में 5392,000 मीट्रिक टन हो गया। ठीक है, देखिए सोयाबीन भी काफ़ी यानी 60% बढ़ा है। ठीक है, याद रखना है इस बात को। गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष में जो है, देखिए पिछले वर्ष की अपेक्षा 21-22 में 19.67% बढ़ा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, देखिए तो इसको पूछ सकता है, ये कब शुरू की गई थी योजना? 2018 रबी सीजन में। ठीक है, इसमें क्या होता था कि ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है तो उनको जो है 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिल रहे हैं। ठीक है, और इसे जो है 3 किस्तों में दिया जाता है। ठीक है, 2018 में इसको शुरू किया गया था। अब इसी के आधार पर देखिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह एक राज्य स्तरीय योजना है। इसमें जो है 4,000 रुपये प्रतिवर्ष किसान को देते हैं और 2 किस्तों में दिया जाता है, 2-2 हज़ार रुपये करके। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य आदानों सहित उनके कृषि खर्चों में मदद करना है। तो वही 6,000 वाला जो प्रधानमंत्री जी योजना में देते हैं, वही यहाँ पर मुख्यमंत्री जी 4,000 रुपये देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यह केंद्र सरकार की योजना है और इसमें जो है मध्य प्रदेश ने इस योजना के तहत अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना ये है कि ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किस लिए है। देखिए, यह योजना फसल विफलता के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करती है। यही याद करके रखना है, इम्पोर्टेंट तो यही है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि योजना को बढ़ावा देने के लिए किसानों को इससे जोड़ने के लिए फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया गया। ठीक, अब देखिए आगे इसमें आगे है परंपरागत कृषि विकास योजना। देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना यानी 2015-16 से राज्य में यह संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। विशेष बात यह है कि किसानों को 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें, देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह योजना फरवरी 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, किसने? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, यह किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ उसकी उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु अनुशंसा करता है। देखिए इसमें क्या है कि मिट्टी के नमूने एकत्रित किए जाते हैं और प्रत्येक विकासखंड से एक गांव का चयन किया जाता है। ठीक है, चालू वित्तीय वर्ष में 57,000 से अधिक कार्ड वितरित किए गए हैं। ठीक है, देखिए साथी अब आगे है कृषि में प्रौद्योगिकी। ठीक है, देखिए तो कृषि में प्रौद्योगिकी अगर हम बात करें तो देखिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, आईओटी, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी उभरती प्रौद्योगिकी पर राज्य में एकीकृत सेवा वितरण और बुनियादी ढांचे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। अब इन सभी चीज़ों को किसान को भी एक साथ उसके साथ जोड़ा जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो किसान के लिए तो कृषि उन्नति की अवधारणा के सहित तकनीकी रूप से एकीकृत प्लेटफॉर्म को यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए एक तो एमपी किसान मोबाइल ऐप। ठीक है, इसके बाद देखिए यूनिक फार्मर आईडी। ठीक है, यूएफआईडी जिसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। इनसे क्या होगा कि जो है राज्य में देखिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके फसल क्षेत्र गणना के लिए प्रणाली विकसित करना, किसानों को मोबाइल ऐप के माध्यम से रिमोट सेंसिंग, एआई, मशीन लर्निंग का उपयोग करके और जो है देखिए
अपनी फसलों को पंजीकृत और सत्यापित करने की अनुमति देना। तो कृषि में ये एग्रीकल्चर में जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ये एक अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, सौदा पत्रक ऐप का शुभारंभ। ठीक है, देखिए सौदा पत्रक ऐप जो है पूछ सकता है कि किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश के राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सौदा पत्रक पहल। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो पंजीकृत मंडी व्यापारियों को एमएसपी, ठीक है, एमएसपी जो होता है, ठीक है, उस पर किसानों के घर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना, तो कृषि उपज खरीदने की अनुमति देती है। व्यापारी रसीद प्राप्त कर 1.7% मंडी कर का भुगतान करते हैं। ठीक है, तो कार्यक्रम की सफलता ने कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए जून 2021 में सौदा पत्रक ऐप लॉन्च किया था। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सौदा पत्रक ऐप किसने लॉन्च किया। अब देखिए चावल का फोर्टिफिकेशन, देखिए ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 19-20 में, यानी 2019-20 में शुरू होने वाली 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, ठीक है, देखिए चावल की फोर्टिफिकेशन और इसके वितरण पर एक केंद्रीय प्रायोजित पायलट योजना को मंजूरी दी थी। देखिए फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि जो चावल है उसमें और कुछ जो है पोषक तत्व मिला के उसको जो है ना, काफ़ी ज़्यादा पोषक बनाना, ये है फोर्टिफिकेशन। तो वही किया है। अब देखिए तो यहाँ क्या है, देखिए मध्य प्रदेश शासन के खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार यह कार्यक्रम सितंबर 2021 से अस्तित्व में है। ठीक है, तो मतलब ये है कि मध्य प्रदेश शासन ने इसको कब से चलाया है, 2021 सितंबर से। ठीक है, कार्यान्वयन के पहले वर्ष में 94.9% फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया था। ठीक है, और 21-22 में 90.1% वितरित किया गया था। और ध्यान देने योग्य यह है कि जनवरी 23 तक 2022-23 के लिए बजट, ठीक है, इसमें क्या है कि जो है 35.7% ही वितरित किया गया है। ठीक, अब देखिए आगे, इसमें आगे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पहली ही लाइन बहुत बड़ा फैक्ट है। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, तीसरा राज्य है। खाद्यान्न में दूसरा है। ठीक है, दूध में तीसरा है। ठीक है, सोयाबीन में पहला है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, यहाँ से ये फैक्ट्स हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये है, देखिए प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क निर्माण। देखिए मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, देखिए अप्रैल 2022 से जनवरी 2030 की अवधि में 1220 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो देखिए प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग होने से पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिल रही है तथा शहरों नगरों में फैलने वाली गंदगी कचरा मुक्त किए जाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जो कि स्वच्छ भारत अभियान का भी अहम भाग होगा। देखिए अब इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, ठीक है, 60% केंद्रीय हिस्सेदारी और 40% राज्य की हिस्सेदारी के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना वर्ष 2026 तक प्रभावी है और इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये जो है किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कब तक लागू है, 2026 तक लागू है। क्या क्या हिस्सेदारी है, तो वो 60-40 का हिस्सेदारी है। ठीक है, तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद करना है बस। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनोवेशन
की बात करें तो नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और नवाचार की भावना को विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लॉन्च की गई है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति, इसको ध्यान रखना है। राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए और एमएसएमई इकाइयों का विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 शुरू की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। इसके साथ साथ देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 प्रस्तुत की गई है। ठीक, इसके बाद मध्य प्रदेश में एथेनॉल सम्मिश्रण संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए एथेनॉल और जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना 2021 की गई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब हम आगे इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आगे देखेंगे उद्योगों के लिए अधोसंरचना का समर्थन। देखिए, क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए शासन भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रीवा को राज्य में डेवलप्ड सेंटर्स के रूप में विकसित कर रहा है। ठीक है, देखिए राज्य में बात करें अगर हम तो 231 औद्योगिक क्षेत्रों, एमएसएमई विभाग द्वारा 194 और DIPIP द्वारा 37। ठीक है, देखिए 6 फूड पार्क, 8 एकीकृत विकास केंद्र, 3 ड्राई पार्क, 1 स्टोन पार्क, पीथमपुर में एक ग्रीन फील्ड SEZ, 4 IT SEZ, इंदौर में एक सरकारी क्रिस्टल IT पार्क और 3 निजी रूप से संचालित SEZ, इंफोसिस, TCS और इम्पैक्ट्स। ठीक, और इंदौर में एक परिधान पार्क को अधिसूचित किया है। ठीक है, छिंदवाड़ा में एक बहुउद्देशीय SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं प्रस्तावित है और इंदौर में राज्य के हीरा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक रत्न और ज्वेलरी पार्क भी होने जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें, राज्य चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे के किनारों पर औद्योगिक गलियारा विकसित कर रहा है। ठीक है, राज्य दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है जिसने पीथमपुर, धार, महू, रतलाम, नागदा, शाजापुर, देवास और नीमच, नयागांव सहित औद्योगिक और निवेश क्षेत्र स्थापित किए हैं। ठीक है, देखिए राज्य में 4 प्रमुख परिचालन हवाई अड्डे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में हैं। भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डा, इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। भोपाल हवाई अड्डे पर एयर कार्गो टर्मिनल ने जनवरी 2023 में परिचालन शुरू कर दिया है। राज्य में लगभग 20 प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इटारसी, रतलाम, बीना, कटनी आदि प्रमुख मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। स्थानीय समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अब देखिए, मध्य प्रदेश होम स्टे स्थापना, पंजीयन एवं विनियमन योजना 2019। देखिए, पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति, परंपराओं एवं भोजन के अनुभव सहित स्वच्छ वातावरण में ठहरने की सुविधा में जन भागीदारी को बढ़ावा देने एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए होम स्टे इकाइयों की स्थापना, बेड एवं ब्रेकफास्ट। ठीक है, बेड एवं ब्रेकफास्ट, ग्राम स्टे एवं फार्म स्टे योजना क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छी योजना है। ठीक है, होम स्टे योजना। देखिए साथी, यहाँ पर क्या है, देखिए मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, इसका 7वां संस्करण था जो कि 11-12 जनवरी 2023 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस वर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रुपये 15.42 लाख करोड़ रुपए के निवेश इरादे प्राप्त हुए। ठीक है, जिसमें कि लगभग 28,93,320 रोजगार पैदा होने का अनुमान है। ठीक है, ये क्या है, 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। चलिए आगे अब देखेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, इसमें आगे ऐड करेंगे। देखिए, वर्ष 2022 में 5G टेक्नोलॉजी प्रारंभ करने वाले
भारत के चुनिंदा शहरों में उज्जैन भी है। ठीक है। अक्टूबर 2022 में उज्जैन महाकाल लोक में 900 मीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था, जो भारत के बड़े कॉरिडोरों में से एक है। इसी तरह भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निष्पादित होने वाला भारत में अपनी तरह का पहला पुनर्विकास है। ठीक है। देखिए, भोपाल और इंदौर में कुल 62 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना का कार्य चल रहा है। ठीक है। देखिए, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ई बाइक योजना के प्रथम चरण में, ठीक है, 2023 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पब्लिक बाइक शेयरिंग के तहत 75 ई बाइक का लोकार्पण किया गया है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, भारत में अपनी तरह की पहली पहल में इंदौर नगर निगम ने खरगोन में 60 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राशि 244 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। ठीक है। ऐसा करने वाला राज्य का पहला शहर है। ग्रीन बॉन्ड के ऊपर सवाल पूछ सकता है। ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है, जो ये इंदौर में जारी किया गया है, तो पहले किसने किया है, तो वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था ग्रीन बॉन्ड जारी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये चीज़ है, इंदौर भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर है, यानी गार्बेज फ्री सिटी। और भोपाल ने 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाण प्राप्त किया है, जो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले भारत के 6 शहरों में से एक है। ठीक है। चलिए देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है मध्य प्रदेश मेट्रो। ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का निर्माण कर रहा है। राज्य में मेट्रो रेल परियोजनाओं को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। ठीक है। MPMRCL केंद्र और राज्य शासन के बीच 50-50% का संयुक्त उद्यम है। ठीक है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल नेटवर्क का पहला चरण सितंबर 2023 के अंत तक भोपाल और इंदौर में लगभग 7 किलोमीटर और 17.5 किलोमीटर के लिए प्रारंभ होगा। ठीक है। अब चलिए आगे। अब देखिए साथियों, इसमें क्या है, लाडली बहना योजना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023। देखिए, प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रुपये पात्र महिलाओं को दिए जाएंगे। ठीक है। तो लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं, तो 1000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे बहनों को। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे जो है, देखिए, प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 7 नए चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी एवं छिंदवाड़ा में MBBS तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम इनमें जो है प्रारंभ हो गए हैं। ठीक है। इसी प्रकार प्रदेश में वर्तमान में 12 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें MBBS की 2055 एवं स्नातकोत्तर की 957 सीटें उपलब्ध हैं, और शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में है, जिसमें 63 सीटें उपलब्ध हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के द्वितीय चरण में सतना जिले में महाविद्यालय, जो मेडिकल कॉलेज है, उसकी स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ठीक है। अब देखिए, इस योजना के तृतीय चरण में, ठीक है, नवीन चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, गुना, महेश्वर, मंडला, मंदसौर, राजगढ़, श्योपुर, सिंगरौली, नीमच, दमोह, मुरैना, कटनी एवं सिवनी में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए, राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देते हुए निजी क्षेत्र के 11 चिकित्सा महाविद्यालय में कुल 1900 MBBS की सीटें हैं, और जो PG हैं, है ना, उनकी 776। ठीक है।
अब नज़र डालेंगे आयुष्मान भारत पर। देखिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जन सामान्य को आधुनिक उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, ठीक है, तो के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना के 4 प्रमुख स्तंभों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। देखिए, आरोग्यम केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है? प्रदेश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है और इन्हें आरोग्यम केंद्र नाम दिया है। ठीक है, प्रदेश में 11,000 केंद्रों को आरोग्यम केंद्र के रूप में विकसित कराने का लक्ष्य किया गया है। ठीक है, जिसमें से कुल 10.88 हज़ार केंद्र क्रियाशील हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है इसमें वैद्य आपके द्वार आयुष क्योर ऐप, आयुष टेलीमेडिसिन। देखिए, आज के दौर में चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक एकीकृत रूप है। आम जनता को घर बैठे आयुष स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष विभाग ने वैद्य आपके द्वार योजना, डॉक्टर ऑन योर डोर के तहत आयुष क्योर ऐप विकसित किया है। ठीक है, इसमें क्या, नागरिक घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी सुविधा के अनुसार आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी चिकित्सा पद्धति का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए, आयुष क्योर ऐप को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इस योजना के शुरू होने से जनवरी 2023 तक कुल 57,776 ऐप डाउनलोड किए जा चुके हैं। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर योजना आ रही है, देवारण्य योजना आयुष विभाग। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में देवारण्य योजना लागू कर रही है। ठीक है, यह राज्य सरकार की अभिसरण आधारित योजना है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से जनजाति और सीमांत किसानों को आजीविका प्रदान करने की दृष्टि से आयुष औषधि उद्योगों में उपयोग के लिए औषधीय और सुगंधित पौधों को बढ़ावा देने के लिए समाधान प्रदान करना है। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री सीएम राइज योजना की उपलब्धियां। प्रदेश में 370 सीएम राइज स्कूलों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सभी सीएम राइज स्कूलों में सह शैक्षिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले साल की तुलना में बच्चों की उपस्थिति में 7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा। देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो रूसा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में पहुंच बढ़ाना, गुणवत्ता बढ़ाना और समान अवसर सुनिश्चित करना है। ठीक है, रूसा का उद्देश्य दूरस्थ, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ शिक्षाविदों की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके साथ ही कमज़ोर वर्गों और महिलाओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना भी प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, रूसा विभिन्न घटकों के तहत कुल 102 लाभार्थी संगठनों को अनुदान प्रदान करके निर्माण, उन्नयन, खरीद द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए इसके बाद हम पेशा की बात करते हैं। मध्य प्रदेश पेशा नियम अधिसूचित। देखिए, मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने पेशा नियमों को अधिसूचित किया है। ठीक है, यह नियम पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत बनाए गए हैं। पेशा नियम अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में निर्णय लेने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त करता है। इससे जनजातीय समुदाय को अन्य अधिकारों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने के लिए अधिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, देखिए जल, जंगल और ज़मीन। ठीक है, इन तीनों पर अधिकार दे दिए गए हैं। ठीक है, ट्राइब्स को। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रदेश में हमारे यानी कि मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 24 अभयारण्य हैं जिसमें 6 टाइगर रिजर्व, 2 खरमोर अभयारण्य, 2 सोन चिड़िया अभयारण्य, 3 घड़ियाल अभयारण्य, ठीक है,
तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 11,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जिनमें से वन क्षेत्र कितना है, 9.46 हजार वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अधिसूचित वन क्षेत्र है ये। ठीक, देखिए मध्य प्रदेश वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 15 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। किस लिए? देखिए, संरक्षण के लिए, मानवीय गतिविधियों को समाप्त करने एवं संरक्षित क्षेत्रों के अंदर निवास करने वाले परिवारों को सामाजिक आर्थिक विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर पुनर्स्थापित किया गया है। तो इसलिए जो है बजट, ये 15 करोड़ रुपए का बजट इनको दिया गया है। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में रामसर साइट्स, ये इम्पोर्टेंट है। वेटलैंड साइट्स की बात करें तो रामसर कन्वेंशन द्वारा जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश के 3 वेटलैंड को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। ये 3 वेटलैंड कौन कौन से? इंदौर का सिरपुर तालाब, यशवंत सागर, ये 2 हैं इंदौर के। ठीक है, और शिवपुरी जिले का साख्य सागर। तो अब कितनी हो गई? देखिए, 2022 में जो है वो 3 साइट्स को दिया गया है, और पहला दिया गया था 2002 में। ठीक है, तो पहला 2002 में, ठीक है, पहला किसे? भोज, जो तालाब है हमारा, ठीक है, भोज वेटलैंड। ठीक है, तो ये भोपाल में, देखिए ये रहा। रामसर नियमों के अंतर्गत मात्र एक वेटलैंड था, भोज वेटलैंड भोपाल में, तो जो कि 2002 में इसे दर्जा रामसर साइट्स का प्राप्त हुआ था। तो अब मध्य प्रदेश में कुल मिला के 4 साइट हो गए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे क्या है? महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन। वित्तीय वर्ष 2021-22 के उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश हीरा, ताम्र अयस्क एवं मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में प्रथम। ठीक है, रॉक फास्फेट एवं चूना पत्थर के उत्पादन में द्वितीय, और कोयला के उत्पादन में राष्ट्र में तृतीय स्थान पर है। ठीक है, लौह अयस्क और बॉक्साइट के उत्पादन में क्रमशः 5वें और 6वें नंबर पर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि पहले नंबर पर क्या है? हीरा, तांबा और मैग्नीज। ठीक है, दूसरे के नंबर पर क्या है? देखिए, रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर। तीसरे के लिए कोयला है। ठीक है, चौथे की अगर बात करें तो देखिए, तो 5वें और 6वें नंबर का दिया है। देखिए, लौह अयस्क और बॉक्साइट स्पेसिफाई किया है 5वें और 6वें नंबर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है? सुशासन के क्षेत्र में किए गए कार्य। ठीक है, लोक सेवा वितरण। तो इसमें क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को पारित किया गया। ठीक है, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। ठीक है, ये पार्ट बी के लिए भी ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन नंबर, देखिए 181, मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2014 में ये शुरू किया था। ठीक है, सीएम हेल्पलाइन। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं इसमें आगे नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन 4 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। मध्य प्रदेश अपनी योजनाओं और समग्र शासन संरचना में बेहतर प्रक्रियाओं, संरचनाओं और जवाबदेही तंत्र को स्थापित करके सुशासन को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य रहा है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ ये थी कि यह रिपोर्ट पिछले 15 वर्षों में सुशासन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों का वर्णन करती है। ठीक है, एवं मध्य प्रदेश में विकास तथा विकास के प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक विश्लेषण भी देती है। देखिए, इसमें क्या है? मध्य प्रदेश राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जून 1981 में हुई थी।
जिसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोग से विभिन्न राज्य स्तरीय विभागों को नवीनतम तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश में अटल टिंकरिंग लैब्स। ठीक है जी, देखिए अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो भारत में 10 लाख बच्चों को आधुनिक अन्वेषकों के रूप में तैयार किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य युवाओं में जिज्ञासा, आविष्कार करने की प्रवृत्ति और रचनात्मकता के साथ साथ डिजाइन एवं कंप्यूटेशनल सोच, अनुकूलनीय शिक्षा और फिजिकल कंप्यूटिंग जैसी क्षमताओं को विकसित करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए भारत में स्थापित कुल 10,000 परिचालित ATL में से मध्य प्रदेश में जुलाई 2022 तक 601 ATL स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, देखिए 601 हैं। अटल टिंकरिंग लैब जो है उसमें क्या है, 601। ठीक है, ATL लैब्स स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके अलावा क्या है, मध्य प्रदेश में इंक्यूबेशन सेंटर। देखिए यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में जनवरी 2023 तक इंक्यूबेशन सेंटर की संख्या कुल 32 है। ठीक है, तो ये याद करने वाला फिगर है। देखिए इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, मध्य प्रदेश शासन ने 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी प्रथम बार की। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद नोडल संस्थान था। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद है ई गिरदावरी। ठीक है, ई गिरदावरी क्या है, यह परियोजना विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है जिसने MPSSDI द्वारा विकसित फसल, देखिए ये देखिए ई गिरदावरी परियोजना शुरुआत की, जिसका उद्देश्य AIML के माध्यम से गिरदावरी के संचालन को बेहतर ढंग से लागू तथा प्रक्रिया को सुगम बनाना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इस पहल में उपग्रह और अन्य कई तकनीकों को AIML प्लेटफॉर्म पर एकीकृत कर फसल ई गिरदावरी मॉडल का विकास किया गया है। ठीक है, देखिए साथियों, हमने अभी इस वीडियो में मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को संक्षेप रूप में पढ़ा। ठीक है, और यह जो है आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।